नमस्कार मित्रों, वेलकम टू योग्यता द एबिलिटी। ये आज हम लोग डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में इन्फ्लेशन मैंने पढ़ाया था। तो अगर आपने इन्फ्लेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो मैंने लिंक में दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसे पढ़ सकते हैं। तो आज डिफ्लेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बट एक ओवरऑल अगर आपने इन्फ्लेशन पढ़ा है तो आपको ये जो 2-3 पॉइंट है, डिफ्लेशन है या डिसइन्फ्लेशन है, इसका भी कंसेप्ट रहना जरूरी है। क्योंकि ये कंसेप्ट से आगे जो मैं ट्रेड साइकिल बताऊंगा, यो बिजनेस साइकिल बताऊंगा, तो वो समझने में आपको आसानी होगी। तो ये इसका पर्पस जो है बस इतना ही है, और इससे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते भी नहीं है। तो बस आप इसका सिंपल सा डिफिनीशन समझ लीजिए और एक दो पॉइंट इसका आप जान सकते हैं, इसके अलावा और इसमें ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, डिफ्लेशन जो है इसका हिंदी में अपस्फीति भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको अपस्फीति भी बोलते हैं। तो इसका जो डिफिनीशन है वो ये है कि द एसेंशियल फीचर ऑफ डिफ्लेशन इज फॉलिंग प्राइसेस, मतलब प्राइस जो है उसका फॉलिंग, मतलब प्राइस का गिरना, रिड्यूस्ड मनी सप्लाई, कि मार्केट में जितना सप्लाई मनी का पहले था उससे कम हो जाना, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। अगर ये तीन चीजें इकोनॉमी में स्टार्ट हो गई है होना, फॉलिंग प्राइस, रिड्यूस मनी और ये अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका मतलब है कि डिफ्लेशन का यह एक संकेत दे रही है। देखिए, अब फॉलिंग प्राइस का मतलब हमेशा पॉजिटिव मीनिंग नहीं निकलता है कि आप कहेंगे कि सर ये तो अच्छी बात है कि प्राइस नीचे गिर रहा है। नहीं, वो अगर इन्फ्लेशन में मान के चलिए जब प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो उस लेवल से अगर प्राइस नीचे गिर रही है, उस पीक पर से अगर प्राइस नीचे गिर रही है तो वो अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि लेवल न्यूट्रल है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया है तो उसको हम अच्छा मान लेंगे, नहीं। वो उससे हो सकता है कंज्यूमर को टेम्पररी कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं फॉलिंग प्राइस आर डिजायरेबल एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, सच ए फॉल शुड नॉट लीड टू द फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कह रहे कि अगर, जैसा मैंने यही बताया कि आपको कि इन्फ्लेशन का अगर एक पीक है, वहां से प्राइस अगर गिर रहा है तो उसका असर जो है वो ओवरऑल प्रोडक्शन पे नहीं पड़ेगा कि प्रोडक्शन जो है हो रहा है, कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो उसका कम कर देगी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन जब ये एक लेवल पे है एक इकोनॉमी, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, वहाँ से प्राइस अगर नीचे गिर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा, ठीक है, और इकोनॉमी में मनी का सप्लाई जो है वो भी कम हो जाएगा। तो डिफ्लेशन, अपस्फीति, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बस इतना याद रखिए, डिफ्लेशन, अपस्फीति क्या होता है कि एक प्राइस लेवल नीचे गिरना, एक मतलब एक लेवल से प्राइस लेवल नीचे गिरना, वो डिफ्लेशन है, ठीक है। इसमें अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। डिसइन्फ्लेशन देखते हैं। अब देखिए, अगर डिफ्लेशन, आपको जो मैंने कहा कि प्राइस का गिरना, ये इसमें भी प्राइस गिरता है। डिसइन्फ्लेशन इज द स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, प्राइस जो इन्फ्लेशन में जो बढ़ गया था प्राइस ना, ये इसमें डिसइन्फ्लेशन में गिरता है, तो ये इस लेवल से गिरता है। ये इस डिफ्लेशन जो था वो बीच वाले लेवल से गिर रहा था, जब इन्फ्लेशन पूरा आया भी नहीं था, गैलोपिंग में पहुंचा भी नहीं था, बीच से ही नीचे गिर रहा था, तो उसे हम कह रहे थे डिफ्लेशन। लेकिन ये डिसइन्फ्लेशन जो है, ये है डिसइन्फ्लेशन इज द स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, मतलब बैंक लोन, हायर परचेज, ये सब। तो जो एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा मनी इकोनॉमी में है वो इसमें घटेगा, ना कि मनी सप्लाई कम होगा, ठीक है। ये माइनर सा डिफरेंस है लेकिन सॉलिड है। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन की कोई बात है इसमें डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में। तो ये अवेलेबल टू कंज्यूमर्स विदाउट कॉजिंग मोर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब देख रहे हैं इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। कह रहा है विदाउट अनएम्प्लॉयमेंट, कि इसमें अनएम्प्लॉयमेंट
नहीं हो रही है, और इसमें मार्केट में, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई भी कम नहीं हो रहा है और प्रोडक्शन भी कम नहीं हो रहा है। तो डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में यही एक अंतर है कि एक डिफ्लेशन एक डिसइंफ्लेशन, दोनों में प्राइस गिरती है। डिसइंफ्लेशन जो है ये इन्फ्लेशन का ही एक रिवर्स रूप है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन देख रहे हैं आप, ये इन्फ्लेशन का ही रूप, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है, ठीक है। डिफ्लेशन अच्छा नहीं है, डिसइंफ्लेशन अच्छा है। अब देखते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। मतलब वही डिफ्लेशन हो रहा है, तो अगर वो ज़्यादा दिन रह गया इकोनॉमी में तो वही स्टैगफ्लेशन को क्रिएट करता है कि मतलब इसमें प्रोडक्शन रुक जाती है, फिर प्राइस हाई होने लगेगा, प्रोडक्शन भी, इसमें मतलब रिवर्स सब कुछ होने लगता है कि प्राइस भी एक तरफ भाग रही है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी कम हो रहा है और तीसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो स्टैगफ्लेशन जो है ना, मतलब सब कुछ की कमियों का यह एक तरह से कह सकते हैं एक ग्रुप है, एक सबका एक ये है, सर्किल है। स्टैगफ्लेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन जो है ये इकोनॉमी के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब देखिए, ये सारा सब कुछ समझने के लिए एक ट्रेड साइकिल को हमें समझना जरूरी है कि ट्रेड साइकिल क्या होता है। ट्रेड साइकिल कह लीजिए या बिजनेस साइकिल कह लीजिए, एक ही बात है। A trade cycle refers to oscillation in aggregate economic activity, particularly in employment, output, income, etc. मतलब देखिए, ट्रेड साइकिल मतलब क्या, इकोनॉमी को ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी का जो फेज होता है ना, आप इसको ग्लोबल लेवल पे भी देख सकते हैं या फिर एक कंट्री लेवल पे भी देख सकते हैं इंडिविजुअली। सारे इकोनॉमी में यही कंडीशन होता है। जो 4 फेज है ना, ये 4 इसको फेज में बांट दिया गया है कि कोई भी इकोनॉमी हो वो उसमें बूम होती है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है और रिकवरी होता है। बूम क्या होता है, मतलब इकोनॉमी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, हर जगह शेयर मार्केट रिकॉर्ड कर रहा है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पे हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम है या फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो पोजीशन जो है, वो फेज जो है इकोनॉमी का, वो बूम कहलाता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि बूम जो है तो इकोनॉमिक्स में सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब बूम। देखिए, अब बूम में उसके बाद क्या आएगा, रिसेशन आएगा, ठीक है। इसके बाद बूम के बाद रिसेशन आएगा। आप इस फिगर में इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जीडीपी है, तो ये एक इसका एक पीक पे जाता है, ठीक है। ये एक पीक जो है, एक पीक जो गया है, इसे ही बूम कहते हैं, इकोनॉमी एक हाई लेवल पे गया है। फिर इसके बाद जब ये गिरना स्टार्ट होता है ना, तो ये इसको रिसेशन कहते हैं, ठीक है। रिसेशन मतलब इसका गिरना, ये कोई मतलब पोजीशन नहीं है, बस एक जो घटना घट रही है उसको एक वर्ड, उसके लिए एक वर्ड है रिसेशन, ठीक है। तो ये रिसेशन, और ये रिसेशन अगर घटते जा रही है, घटते जा रही है, तो फिर ये एक डिप्रेशन के लेवल पे पहुंच जाएगी। इसे ये डिप्रेशन, अगर रिसेशन चली है तो वो बाद में जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर डिप्रेशन के बाद क्या होगा, फिर ये एक रिकवरी का होगा, ठीक है। और ये है ट्रफ, मतलब गर्त। ये जो है इकोनॉमी, वो अगर जीडीपी माइनस में जा रही है, ये देखिए ये जीडीपी है, यहाँ से ऊपर गया प्लस में और यहाँ से यहाँ गया माइनस में। तो जब जीडीपी डिप्रेशन में क्या होता है, जो 1929 का अमेरिका में आया था ग्रेट डिप्रेशन, उसमें क्या हुआ था, जीडीपी जो हुआ था उसका वो कम होने लगा था। मतलब पहले तो जीडीपी बढ़ते रहता है, लेकिन जब जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर में घटने लगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे रिसेशन बोलेंगे। रिसेशन की डिफिनीशन तो यही है कि लगातार 2 क्वार्टर में अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है वो नीचे गिर रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो वो रिसेशन होगा। और फिर यही इसका एक फेज को, रिसेशन के ही फेज को आगे जाकर के डिप्रेशन बोलते हैं। और फिर ये एक डिप्रेशन का एक ट्रफ कहा जाता है इसको, ये ट्रफ इकोनॉमी वर्ड है कि एक ट्रफ कहा जाता है, मतलब इकोनॉमी बिल्कुल गड्ढे में गिर गई है। ट्रफ का मतलब गड्ढा समझ लीजिए, गड्ढे में गिर गई है। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है रिकवरी, ठीक है। तो ये यही 4 फेज है जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ आपको इसी में। तो बूम समझ गए,
रिसेशन समझ गए, जब इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उसके बाद एक फेज आता है रिसेशन का। द टर्निंग क्या है डेफिनेशन में, द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम बूम कंडीशन इज कॉल्ड रिसेशन। जब बूम कंडीशन से देखिए इकोनॉमी का एक अपना एक मतलब एक विशेषता होती है इकोनॉमी की कि अगर सब कुछ अपने पीक लेवल पे परफॉर्म कर रहा है तो इकोनॉमी जो है वो उसके बाद वो गिरेगी ही गिरेगी, तो वो उसी को रिसेशन कहते हैं। ठीक है, ये आती ही है, कोई भी इकोनॉमी हो कोई भी कंट्री हो उसमें ये आती है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे ज़्यादा नहीं, बस आपको इसका डिफिनीशन आना चाहिए, इसीलिए मैं भी इसे शॉर्ट में ही पढ़ा रहा हूँ। इसमें है आगे द फेल्योर ऑफ ए कंपनी और बैंक ब्रस्ट। देखिए अब ये स्टार्ट होता है ना रिसेशन की, अचानक से कोई बैंक फेल कर गया, और आप जानते हैं बैंक जो है वो इकोनॉमी का एक पिलर होता है, बहुत सारा जो इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर होते हैं वो बैंक से जुड़े होते हैं, तो अगर बैंक फेल कर गया ना तो वो उस पर जो भी डिपेंड सेक्टर है वो भी फेल करेगा, और उसी से रिसेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रिसेशन के बाद डिप्रेशन। तो वही डिप्रेशन जो है वो रिसेशन का ही अगला स्टेप है। ड्यूरिंग डिप्रेशन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकम्स एक्सट्रीमली लो। अब देखिए रिसेशन में लो होता है और इसमें एक्सट्रीमली लो कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा लो हो गया ना, एक्सट्रीमली लो, तो वो डिप्रेशन हो गया। फर्म्स इनकर लॉसेस एंड क्लोजर टू बिजनेस, मतलब बहुत सारे बिजनेस जो है वो बंद होने लगता है, सब कुछ चौपट हो जाता है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाता है। तो डिप्रेशन इज द वर्स्ट फेज ऑफ ए बिजनेस साइकिल। डिप्रेशन जो है ना वो सबसे लास्ट छोर है, इसके आगे और इकोनॉमी कुछ नहीं है, ये सबसे मतलब सबसे अंतिम छोर है डिप्रेशन कि इसमें इकोनॉमी बिल्कुल समझ लीजिए एक ट्रफ में गिर गई है। ठीक है, तो बस डिप्रेशन में भी इतना ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसके बाद एक लास्ट फेज है रिकवरी का, तो वो जैसा मैंने आपको बताया था, आफ्टर ए पीरियड ऑफ डिप्रेशन रिकवरी सेट्स इन। मतलब डिप्रेशन अगर होगा तो जैसे किसी भी इकोनॉमी में डिप्रेशन मतलब कहते हैं ना अवश्य भावी कि मतलब होगा ही होगा डिप्रेशन, तो उसी तरह से ये रिकवरी भी है, ये भी इसमें इनबिल्ट रहता है इकोनॉमी में कि अगर डिप्रेशन हुई है तो वो रिकवरी भी हो गई है। लेकिन रिकवरी का एक शर्त होता है कि देखिए अब जैसे यहाँ पे इकोनॉमी गिर गई है, यहाँ पे ये ट्रफ देख रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमी गिर गई है, तो इस लेवल से उठाने के लिए इकोनॉमी को अपने आप उठ के यहाँ पे नहीं आ जाएगी, इसके लिए गवर्नमेंट को एक पैकेज देना होगा या कोई और इनोवेशन करना होगा किसी भी बिजनेस कंपनी को, तब जा करके ये होता है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है ना कि रिकवरी में बी इनिशिएटेड बाय इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट और बाय गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसी को कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। तो ये जो होते हैं ना, तो आप सुनते भी होंगे न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ने पैकेज दिया इकोनॉमी का कि इस सेक्टर के लिए इतना डॉलर या इस सेक्टर के लिए इतना रुपया। तो ये इसीलिए क्योंकि जब गर्त में इकोनॉमी चली जाती है ना तो वो खुद नहीं उठ सकती है, उसको फिर एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बस यही है। तो आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू सो मच।